स्वागत है। मैं हूं आपके साथ। हंगामे की घिर चढ़ गया है और विधायी कामकाज लगभग ना के बराबर हुआ है। कैसा रहा आज का संसद का 5वां दिन, दिखाएंगे इस खबर को विस्तार से। होगी बात राहुल गांधी के बयान पर हो रही राजनीति की, बताएंगे मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर क्या हुआ आज कोर्ट का फैसला। इसके अलावा विस्तार से बताएंगे कि कैसे भारत रक्षा के क्षेत्र में लगातार दिन ब दिन बन रहा है आत्मनिर्भर। साथ ही होंगी देश दुनिया की हर जरूरी खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। विदेश में दिए राहुल गांधी के बयान पर लगातार 5वें दिन भी संसद में जारी रहा हंगामा। नहीं चल सके दोनों सदन, कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। राहुल से माफी की मांग पर अड़ा सत्ता पक्ष। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल के बयान पर लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर विशेष कमेटी बनाने और उनकी सदस्यता रद्द करने का किया अनुरोध। राहुल गांधी के बयानों पर बीजेपी लगातार हमलावर। जेपी नड्डा समेत तमाम नेताओं ने किया राहुल पर वार। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, जनता से बार बार नकारे जाने के बाद देश विरोधी टूल किट का परमानेंट हिस्सा बन गए हैं राहुल। पूछा कि कांग्रेस और पाकिस्तान की भाषा एक जैसी क्यों? अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, झूठ बोलना उनकी आदत। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अदालत से नहीं मिली राहत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेजा। बीजेपी ने कहा, शराब नीति से जुड़ी तकनीकी समिति के फैसले केजरीवाल के घर पर उनके संज्ञान में बदले गए थे। पूरे मामले में वो हैं जिम्मेदार। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थापित होंगे पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क। पीएम मोदी ने कहा, फार्म टू फाइबर, टू फैक्ट्री, टू फैशन, टू फॉरेन के विजन के अनुरूप वस्त्र क्षेत्र को देंगे बढ़ावा। करोड़ों का निवेश होगा आकर्षित, लाखों नौकरियों का होगा सृजन। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम यानी पीएलआई के तहत इस्पात मंत्रालय ने 27 कंपनियों के साथ 57 समझौतों पर किए हस्ताक्षर। देश के स्टील सेक्टर में 30,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। करीब 55,000 रोजगार के नए अवसरों का होगा सृजन। इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने योजना को बताया आत्मनिर्भर भारत की विचारधारा का महत्वपूर्ण अंग। अमेरिका में गहराते बैंकिंग संकट के बीच तीसरा बैंक फर्स्ट रिपब्लिक डूबने से बचा। बैंक को बचाने के लिए सामने आया 11 बैंकों का समूह। बैंक को जमा और पूंजी के तौर पर मिलेगी 30 अरब डॉलर की सहायता। अमेरिकी संकट का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई खासा असर नहीं। आरबीआई ने कई बैंकों को पहले ही दिया है अपनी आंतरिक स्थिति को और मजबूत करने के निर्देश। भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला युगल वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंची। क्वार्टर फाइनल में चीन की जोड़ी को दी शिकस्त। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच मुंबई में जारी। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने रखा 189 रन का लक्ष्य। लड़खड़ाने के बाद संभला भारत, मैच रोमांचक मोड़ पर। बजट सत्र के दूसरे चरण को शुरू हुए आज पूरा सप्ताह हो गया, लेकिन 5 दिन संसद में हंगामा ही हंगामा देखने को मिला। आज भी दोनों सदनों को चेयर के माध्यम से चलाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन दोनों ओर से शोर शराबा देखने को मिला और जारी रहा। सत्ता पक्ष लगातार राहुल गांधी से उनके लंदन में दिए गए बयान पर माफी की मांग कर रहा है, तो विपक्ष कई अन्य मुद्दों को लेकर संसद में लगातार शोर शराबा कर रहा है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण पहले हफ्ते का 5वां दिन संसद के दोनों सदनों में हंगामा रहा जारी। जैसे ही शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी दलों के कई सांसद वेल में आकर हंगामा करने लगे, जबकि सत्ता पक्ष के सांसद अपनी जगह पर खड़े होकर राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे थे। शोर शराबे के बीच लोकसभा थोड़ी देर चली। लोकसभा अध्यक्ष सदन के ऑर्डर में आने का इंतजार करते रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा भी कि जब सदन ऑर्डर में नहीं है तो कैसे किसी सदस्य को बोलने का मौका दिया जा सकता है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सदन को चलने दें। आपको नारेबाजी करने नहीं भेजा सदन में। देश की जनता देख रही है
इसलिए मेरा आपसे आग्रह है सदन को चलने दें। हाउस ऑर्डर में आएगा, मैं सबको बोलने का मौका दूंगा। हाउस ऑर्डर में आएगा, सबको बोलने का मौका दूंगा, लेकिन इस तरीके से बिना हाउस ऑर्डर के आप खड़े रहेंगे, बोलने का मौका नहीं देंगे। उधर राज्यसभा की कार्यवाही सुबह जैसे ही शुरू हुई, उच्च सदन में अहम विधायी कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई। सदन थोड़ी ही देर चल पाया और विपक्षी दलों के सांसदों ने विभिन्न मुद्दों पर हंगामा शुरू कर दिया। वहीं सत्ता पक्ष के सांसद भी राहुल गांधी से लंदन में दिए गए बयान को लेकर माफी की मांग कर रहे थे। With respect to the point of order raised by leader of the opposition, I find expedient to direct leader of the house to authenticate, including the electoral means, the assertion made by him on 13-14 March on the issue during course of the day. The house stands adjourned to meet at 1100 hours on Monday, 20th March 2023. इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान पर लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर विशेष कमेटी बनाने की मांग के साथ उनकी सदस्यता भी रद्द करने का अनुरोध किया। वहीं अब कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी के नेहरू वंश को लेकर संसद में दिए गए बयान का मामला विशेषाधिकार समिति तक ले गई है। इस बीच कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने संसद भवन परिसर में सत्ता पक्ष के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस ने ही आपातकाल लगाया था और उसमें डीआईआर और मीसा में देश के विपक्ष के सभी नेताओं को बंद किया गया था और प्रेस सेंसर लगाई गई थी और मौलिक अधिकारों का हनन किया गया था। तो उनके मुंह से ये डेमोक्रेसी की बात अच्छी नहीं लगती है। जहां तक जो आपने बात कही कि जो कांग्रेस ने बात कही है विशेषाधिकार समिति को देने का, यह विषय सरनेम का विषय संसद की विशेषाधिकार समिति के समक्ष लंबित है और एक ऐसे परिवार के विषय में है जो देश के ऊपर अपना सर्वाधिकार मानता था। तो मुझे लगता है उस पर टिप्पणी करना मेरे लिए अनाधिकार हो। पूरे हफ्ते कामकाज बाधित हुआ। अब देखना होगा कि अगले हफ्ते सोमवार को क्या संसद में चल रहा गतिरोध खत्म होगा। पार्लियामेंट टीम, टीडी न्यूज, दिल्ली। तो जहां एक और संसद में राहुल गांधी के बयान पर घमासान मचा हुआ है, तो वहीं संसद के बाहर भी लंदन में दिया गया राहुल गांधी के बयान पर हंगामा बरपा हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम भाजपा के नेताओं ने राहुल गांधी से माफी की मांग की है। इस बीच राहुल के बयान पर कांग्रेस बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। With respect to कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लंदन में दिए भारतीय लोकतंत्र विरोधी बयान के बाद संसद के दोनों सदनों में हंगामा तो मचा ही है, सदन के बाहर भी जोरदार सियासत जारी है। तमाम केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के निशाने पर हैं राहुल गांधी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को राहुल पर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रहा है। वहीं राहुल गांधी देशद्रोहियों के हाथ को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी देश विरोधी टूल किट का परमानेंट हिस्सा बन गए हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि इन देश विरोधी गतिविधियों में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी अब शामिल हो गई है। जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूल किट का परमानेंट हिस्सा बन गए। नड्डा ने राहुल गांधी पर सीधा सवाल दागा और पूछा कि वो बताएं कि यूरोप और अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए उकसाने के पीछे उनकी क्या मंशा है। बीजेपी अध्यक्ष ने पूछा कि कांग्रेस और पाकिस्तान की भाषा एक जैसी क्यों है। मैं राहुल गांधी से जानना चाहता हूं कि यूरोप और अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए उकसाने के पीछे उनकी मंशा क्या है। विदेशी षड्यंत्रकारियों से मिलीभगत करके आप भारत की आर्थिक घेरेबंदी और सामरिक घेरेबंदी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में विषम से विषम स्थिति में भी आज तक देश किसी भी बड़े नेता ने विदेश में जाकर के विदेशी ताकतों से भारत सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की आह्वान नहीं किया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान को लेकर राहुल पर पलटवार किया और कहा कि झूठ बोलना उनकी आदत बन गई है।
उनको बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस सदन का वो हिस्सा हैं, उसको ही बदनाम करने और उसके बारे में झूठ फैलाने का काम वो विदेशी धरती पर करते हैं। Rahul stands for regretful, awful, hateful, ungrateful liar। ये क्या है कि आप झूठ बोले बाहर और यहाँ पर आकर अपने आप को दिखाएं कि वो सदन से बड़े हैं, संसद से बड़े हैं, देश से बड़े हैं। एक परिवार क्या सबसे बड़ा है? उनको अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगनी चाहिए। माफी मांगने की बजाय वो ये शर्त रख रहे हैं कि उनको यहाँ पर बोलने का मौका है। बीजेपी के तमाम और नेताओं ने भी राहुल को निशाने पर लिया और उनसे माफी की मांग की। जब उनको लोकसभा में मौका दिया तो सब्जेक्ट पे नहीं बोले। उनको राष्ट्रपति जी को अभिभाषण देना था ना, धन्यवाद देना था, उस पे नहीं बोले और सब्जेक्ट पे बोले। ऐसे ही लंदन में जब सब्जेक्ट कोई और दिया था, 21वीं सदी की चुनौतियां ऐसा सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट पे नहीं बोले और भारत के लोकतंत्र की आलोचना कर गए, न्यायपालिका की आलोचना कर गए, देश की आलोचना कर गए। तो ये देश सहन नहीं करेगा, जिसको माफी मांगनी ही पड़ेगी। हमारी बार बार मांग है कि वो सदन में माफी मांगे, लेकिन वो एक बहुत अहंकार में इस समय जी रहे हैं। इतना अहंकार कि वो बार बार कहते हैं कि हमको जब बोलने दिया जाएगा तभी लोकतंत्र बचेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के बयान के समर्थन में खड़ी है। राहुल गांधी कुछ नहीं कहा जिसके लिए माफी मांगने की जरूरत है। उसने कभी नहीं मांगा कि विदेशी ताकत हमारे देश में आके हमारे लोकतंत्र को बचाए। कुल मिलाकर राहुल के बयान पर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। सत्ता पक्ष जहां माफी पर अड़ा है, वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के बयान को गलत मानने को तैयार ही नहीं है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की ईडी की हिरासत को 5 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। उन्हें आज भी कोर्ट से राहत नहीं मिली है। इस बीच भाजपा ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर भी शराब घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया है, तो दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से अदालत से राहत नहीं मिली है। सिसोदिया की ईडी की हिरासत शुक्रवार को खत्म हुई, जिसके बाद ईडी ने उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल सीबीआई जज की अदालत में पेश किया। ईडी ने उनकी हिरासत 7 दिन बढ़ाने की मांग की, जिसका सिसोदिया के वकील ने विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सिसोदिया की रिमांड 5 दिन के लिए बढ़ा दी है। ईडी ने आज 7 दिनों का रिमांड जो है उन्होंने मांगा था। कोर्ट ने 5 दिन का रिमांड जो है वो ऑर्डर किया है। 22 तारीख को 2 बजे श्री मनीष सिसोदिया जी को दोबारा जो है पेश किया जाएगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को 10 मार्च को 7 दिन की ईडी हिरासत में भेजा था। ईडी ने 9 मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। जांच एजेंसी का कहना था कि इस मामले में मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए आरोपी की हिरासत में पूछताछ जरूरी है। वहीं सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में 21 मार्च को सुनवाई होनी है। उधर बीजेपी ने एक बार फिर शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि शराब नीति से जुड़ी तकनीकी समिति ने कहा था कि थोक का अधिकार केवल सरकार को रहेगा, किसी निजी को नहीं दिया जाएगा और कमीशन 5% रहेगा, लेकिन ये तीनों निर्णय बदल दिए गए। ये फैसले केजरीवाल के घर पर उनके संज्ञान में लिए गए। अब यह समाचार आए हैं कि जब 2021 में मार्च के महीने के मध्य में यह निर्णय बदले गए, तो यह निर्णय श्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पर हुआ और उसमें दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन जी भी उपस्थित थे। यानी अब जिसे वो आरोप कह रहे थे, न सिर्फ वो तथ्यों के साथ पुख्ता होता नजर आ रहा है, बल्कि साथ ही यह भी आ रहा है कि यह सारी की सारी जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की संज्ञान में ही नहीं थी, बल्कि उन्हीं के स्थान पर यह हो रहा था। तो अब किसी भी प्रकार के बचाव का स्कोप आम आदमी पार्टी के लोगों के पास दिखाई नहीं पड़ता है। भाजपा का कहना है कि शराब घोटाले के मुख्य आरोपी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं।
इससे पार्टी का मुखौटा उतर गया है और जनता उसका जवाब मांग रही है। जो अपने को कट्टर ईमानदार कहते थे वो तो अब झूठों के सरदार नजर आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आम आदमी पार्टी उस कुएं का पानी पी रही है जिसमें पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। तो इसलिए इन्होंने जिस प्रकार से सच को छुपाने और डाइवर्ट करने का प्रयास किया है, मगर हकीकत में जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे इनका असली चेहरा उजागर होता चला जा रहा है और मुखौटा उतरता चला जा रहा है। बीजेपी दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आबकारी नीति को लेकर कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया और आप सरकार पर जमकर निशाना साधा। हमारा ये मानना है कि इन सब घोटालों के जो किंग पिन हैं, इनके सरदार हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और अरविंद केजरीवाल की बिना इन्वॉल्वमेंट के, बिना उनके जानकारी के ये घोटाले नहीं हो सकते थे। इस बीच खबर है कि दिल्ली सरकार ने मंत्री के रूप में मनीष सिसोदिया को मिले बंगले को खाली कराने का आदेश दिया है। बीजेपी ने इस फैसले को लेकर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। मैं पूछना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल साहब से कि आप तो कहते थे आप तो महावीर जी का ख्याल रखेंगे, बड़ी जल्दी हो गई वो बंगला खाली कराने की। जिस प्रकार की जल्दी अरविंद केजरीवाल जी दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि वो अपना पिन छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं मनीष सिसोदिया से। आरोप है कि सिसोदिया और आपके अन्य सदस्यों ने रिश्वत के बदले कुछ व्यापारियों को शराब का लाइसेंस देने के लिए मिलीभगत की। आरोप लगाया गया है कि उत्पाद शुल्क नीति में बदलाव किया गया और प्रॉफिट मार्जिन को इस तरह से बदला गया जिससे कुछ व्यापारियों को लाभ हुआ और इसके बदले रिश्वत हासिल हुई। विकास सारथी और शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह मुन्नी। पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं पूरी डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कल आज और कल में देश के हर पल में, कल आज और कल में देश के हर पल, कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं, मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं, कल आज और कल में रहते हैं, देश के। 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रही हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। मैसूर सैंडल सोप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि केरल के सामाजिक ढांचे का हर पहलू इतिहास के विभिन्न कालखंडों में महिला सशक्तिकरण का उज्जवल आदर्श पेश करता है।
राष्ट्रपति की केरल की पहली यात्रा के हिस्से के रूप में तिरुवनंतपुरम में यहां की सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित नागरिक स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केरल का लैंगिक अनुपात देश के अन्य राज्यों की तुलना में श्रेष्ठ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुदुम्बाश्री अभियान का 25 वर्षीय वृत्तांत रचना का शुभारंभ किया। यह वृत्तांत केरल की महिलाओं की समकालीन कहानी कहता है। राष्ट्रपति ने कहा कि कुदुम्बाश्री अभियान विश्व में महिलाओं के स्व सहायता समूह का सबसे बड़े नेटवर्क में से एक बन चुका है। राष्ट्रपति ने जनजातीय नागरिकों के विकास के लिए उन्नति योजना का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के समग्र विकास और विश्व में इसकी छवि सुधारने में केरल वासियों के योगदान की भी सराहना की। I convey to all the people of Kerala my appreciation for your contribution in the overall development of the country and enhancing its image in the world. Kerala is one of the most attractive tourist destinations. It is also a major hub of health resorts, especially those based on nature care and Ayurveda. The talented and hard-working people of Kerala have earned global respect for their sincerity, skills, and enterprise. I compliment the people of Kerala for spreading the glory of India through the highly respected Malayali diaspora. इससे पहले राष्ट्रपति ने आज कोल्लम में माता अमृतानंदमयी मठ का दौरा किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आज चित्रदुर्ग में एक रोड शो कर पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। तो कल नड्डा पार्टी के कैंपेन कमेटी और पार्टी चुनाव प्रबंध समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कर्नाटक में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं, जिसको देखते हुए भाजपा अध्यक्ष का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आगामी राज्य विधानसभा चुनावों को देखते हुए नड्डा का ये दौरा चुनावी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी अध्यक्ष ने चित्रदुर्ग में एक रोड शो कर पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। बीते हफ्ते ही चामराजनगर में जन प्रचार के लिए उन्होंने विजय संकल्प यात्रा को भी रवाना किया था। हमारे यहाँ राजनीति जो कांग्रेस ने प्रतिपादित की वह थी भ्रष्टाचार की, करप्शन की, वह थी कमीशन की, वह थी क्रिमिनलाइजेशन की, वह थी परिवारवाद की, डायनेस्टिक रूल की। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक जिम्मेदार नेतृत्व के साथ रिपोर्ट कार्ड की राजनीति शुरू की कि जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करके देंगे, इस बात को उन्होंने स्थापित किया। पार्टी अध्यक्ष ने संगठन की बैठक भी की। इसके अलावा एक बाइक रैली को भी रवाना किया। वहीं शनिवार को नड्डा पार्टी कैंपेन कमेटी और पार्टी चुनावी प्रबंधन समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। आज आपको जानकर खुशी होगी कि जो भारत अर्थव्यवस्था में पीछे था, आर्थिक दृष्टि से इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी यह विकास की दृष्टि से आगे नहीं बढ़ रहा था, आज आपको खुशी होगी ये जानकर कि जिस ब्रिटेन ने, जिस ब्रिटानिया ने हम लोगों को 200 साल राज किया, उसको पछाड़कर, उसको ओवरटेक करके आज भारत 10वीं नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। कर्नाटक विधानसभा की कुल 224 सीटें हैं, जिसमें से 113 बहुमत का आंकड़ा है। साल 2018 में भाजपा ने राज्य के 104 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस को 72 और जेडीएस को 37 सीटें ही मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आत्मनिर्भर भारत की विचारधारा का महत्वपूर्ण अंग है। स्टील सेक्टर के लिए नवंबर 2020 में पीएलआई स्कीम की शुरुआत की गई थी। इंडस्ट्री के साथ मिलकर इस योजना में भाग लेने की इच्छा शक्ति जाहिर की थी। उसके आधार पर आज 27 कंपनियों ने 57 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
इसके आधार पर करीब 30,000 करोड़ रुपए का नया निवेश स्पेशलिटी स्टील सेक्टर में भारत का होगा और करीब 55,000 नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। PLI स्कीम, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसी आत्मनिर्भर भारत की विचारधारा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। स्पेशलिटी स्टील सेक्टर के लिए नवंबर 2020 में PLI स्कीम की शुरुआत की गई और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मंथन करने के बाद जो योजना का ढांचा तैयार होकर जुलाई 2021 में कैबिनेट की स्वीकृति मिली। 6,322 करोड़ के इस्पात क्षेत्र के लिए स्पेशलिटी स्टील की PLI स्कीम को कैबिनेट ने स्वीकृत किया था। सरकार ने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क 5F फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन विजन के अनुरूप कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कपड़ा क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा, करोड़ों का निवेश आकर्षित करेगा और लाखों नौकरियां सृजित करेगा। यह मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड का एक बेहतरीन उदाहरण होगा। बाद में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इससे 70,000 करोड़ का निवेश होगा और 20 लाख रोजगार सृजन होंगे। एक प्रकार से उद्योग जगत को प्रोत्साहन देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम मित्र की योजना देश के सामने रखी थी। आपने सुनाई होगा, फिर उसके कैबिनेट के बाद बजट में भी अनाउंसमेंट हुई और 4,425 करोड़ रुपए इसमें निवेश किया जाएगा। एक प्रकार से गेम चेंजर के रूप में ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बनी। भारत के फार्मा सेक्टर के निर्यात में के मोर्चे पर दमदार प्रदर्शन किया है। बीते 8 वर्षों में भारत ने दवाओं के निर्यात की उम्मीद से भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए 146% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। यही वजह है कि भारत को आज दुनिया का बड़ा दवाखाना कहा जाने लगा है। भारत सरकार भी फार्मा सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए जोर शोर से कदम उठा रही है, काम कर रही है। भारतीय दवाओं और फार्मा सेक्टर का दुनिया भर के तमाम देशों में दबदबा है और इसका दायरा लगातार बढ़ रहा है। दुनिया के लगभग हर देश में भारतीय दवाएं पहुंचती हैं। भारत सरकार भी फार्मा सेक्टर को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए जोर शोर से कदम उठा रही है। भारत का फार्मा उद्योग वैश्विक फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में एक बड़ा हिस्सेदारी रखता है। दवा उत्पादन के मामले में मात्रा के हिसाब से भारत दुनिया भर में तीसरे नंबर पर है और मूल्य के हिसाब से 14वें नंबर पर। दुनिया को जेनेरिक दवाएं मुहैया कराने में भारत पहले पायदान पर है। अपनी कीमत और अच्छी गुणवत्ता के कारण सक्षम भारतीय फार्मा कंपनियों ने वैश्विक पहचान बनाई है, जिसमें विश्व के 60% टीके और 20% जेनेरिक दवाएं भारत से जाती हैं। भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग फिलहाल $50 अरब का है। इसके 2024 तक $65 अरब और 2030 तक $130 अरब होने की उम्मीद है। इस दशक में भारत का फार्मा सेक्टर 11 से 12% की दर से बढ़ेगा और सबसे खास बात यह है कि भारत में दवा निर्माण की लागत पश्चिमी देशों से 33% कम है। 2021-22 में भारत ने $24.6 अरब का ड्रग्स और फार्मा प्रोडक्ट निर्यात किया था। देश के कुल निर्यात में फार्मा सेक्टर की हिस्सेदारी करीब 6% है। अमेरिका, यूके, दक्षिण अफ्रीका, रूस और नाइजीरिया में भारत की दवाएं सबसे ज्यादा जाती हैं। 2014 से 2022 के बीच यानी बीते 8 साल में भारत के फार्मा उद्योग में 103% का इजाफा हुआ है। भारत दुनिया के शीर्ष
5 फार्मास्यूटिकल उभरते बाजारों में है। जेनेरिक दवाइयों में विश्व नेता होने के अलावा भारत में अमेरिका से बाहर सबसे ज्यादा यूएस FDA से मान्यता प्राप्त फार्मा प्लांट हैं। भारत में ऐसे 700 से ज्यादा फार्मा कंपनी हैं जिनको यूएस FDA से मान्यता मिली हुई है। वैक्सीन बनाने के मामले में भी भारत का दुनिया में दबदबा है। भारत की वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने कम कीमत और बेहतर गुणवत्ता की वजह से वैश्विक पहचान बनाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 40 से 70% वैक्सीन की जरूरतों को भारत पूरा करता है। भारत DPT, BCG और मीजल्स के टीकों का सबसे बड़ा सप्लायर है। इसके साथ ही भारतीय दवा कंपनियों में बने सस्ते लाइफ सेविंग ड्रग्स की मांग भी पूरी दुनिया में है। भारत फिलहाल दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में दवा और वैक्सीन की आपूर्ति कर रहा है। भारत का मेडिकल डिवाइस सेक्टर तेजी से विकास कर रहा है। भारत, जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद एशिया का चौथा बड़ा मेडिकल डिवाइस का मार्केट है और विश्व का 20 टॉप मेडिकल डिवाइस वाला मार्केट। वर्तमान में भारत वेंटिलेटर, PPE किट, जांच किट, सैनिटाइजर और सर्जिकल ग्लव्स का बड़ा निर्यातक है। साल 2020-21 में भारत ने 2,532 मिलियन $US का मेडिकल डिवाइस निर्यात किया। वहीं 2021-22 में यह बढ़कर 2,923 मिलियन $US हो गया। भारत फार्मा सेक्टर का ग्लोबल लीडर बन चुका है। इसके लिए भारत यह सुनिश्चित कर रहा है कि सस्ती और वहनीय दवाएं सबकी पहुंच में हों। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा रहा है, वहीं सप्लाई चेन को भी मजबूत किया जा रहा है। भारत फार्मा सेक्टर में आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसके लिए 55 API प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इसमें से 22 प्लांट कमीशन हो चुके हैं। वहीं 29 मेडिकल डिवाइस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। इनमें 14 शुरू भी हो चुके हैं और 3 बल्क ड्रग पार्क और 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जा रहे हैं। फार्मा सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इसके लिए इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। PLI स्कीम के तहत CT स्कैन, कैथ लैब, अल्ट्रासोनोग्राफी, वेंटिलेटर का उत्पादन हो रहा है और भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। भारत में 3000 से ज्यादा फार्मा कंपनियां हैं। वहीं दक्ष मानव संसाधन के साथ 10,000 से ज्यादा विनिर्माण सुविधाओं का मजबूत नेटवर्क है। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में फार्मा सेक्टर कितना बड़ा और महत्वपूर्ण है। आज भारत को फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। भारत ने महामारी के दौरान दुनिया भर में 150 से ज्यादा देशों में आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराईं। तमाम चुनौतियों के बावजूद भारतीय दवा उद्योग ने निर्यात में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है, जो इसकी क्षमता को दर्शाता है। नितेंद्र सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। चैम, मारते रहना है छक्का। हाँ। तो गो होम एंड हैंड वॉश पक्का। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही। आज सुबह सुबह दुकान छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं चला फूड सेफ्टी का लाइसेंस बनवाने। अब ये कौन सा नया लाइसेंस आ गया? नया नहीं भाई, बहुत जरूरी लाइसेंस है। ये लाइसेंस अब सभी खाद्य सामग्री का व्यापार करने वालों के लिए अनिवार्य है। परंतु मेरी दुकान और काम तो बहुत छोटा है, फिर भी मुझे ये लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तुमने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। जिनका सालाना व्यापार 12 लाख रुपए से कम है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा है, और वो भी सिर्फ 100 रुपए के मामूली से शुल्क पर। और जिनका व्यापार 12 लाख रुपए से ज्यादा है, वो 2000 रुपए के शुल्क पर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब ये तो बताओ, इस लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या हैं हम लोगों के लिए? इसके बहुत से फायदे हैं, जैसे ये हमें कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, कस्टमर के बीच हमारी साख मजबूत करता है, जिससे हमारा व्यापार बढ़ता है, और सबसे जरूरी बात, खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाता है, जो हम सबकी एक जिम्मेदारी भी है। अरे वाह, एक लाइसेंस के इतने सारे फायदे।
ये तो हम सभी खाद्य सामग्री बेचने वालों को तुरंत ले लेना चाहिए। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ जरूर चलो, दोनों साथ चलते हैं। फूड सेफ्टी का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस आप खुद से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी जो मयूर भवन कनॉट प्लेस पर स्थित है के सुविधा केंद्र की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा जनहित में जारी। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड। अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। और ब्रेक के बाद अगली खबर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई और कैसे भारत लगातार अपनी दम पर रक्षा साजो सामान को अपने दम पर उत्पादित करने की कोशिशें कर रहा है। यह आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल ही एक बड़ी रक्षा खरीद प्रक्रिया को सरकार ने मंजूरी दी है और जो एक व्यवस्था के तहत बताता है कि कैसे सरकार या मोदी सरकार का जो फोकस है रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने को लेकर है। रक्षा खरीद को मंजूरी को लेकर जो बड़ा फैसला हुआ उसमें करीबन 70,000 करोड़ रुपए की खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और इसके माध्यम से सेना को ताकत मिल सके ऐसी कोशिश की गई। इसके तहत लगभग नौसेना की ही बात की जाए तो लगभग 56,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें से साजो सामान नौसेना के लिए आएगा। तो क्या कुछ चीजें नौसेना के लिए खरीदी जाएंगी, इस वाली जो रक्षा खरीद की प्रक्रिया को मंजूरी मिली है उसके तहत अगर बात की जाए तो ब्रह्मोस मिसाइल है, शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रणाली है, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मैरीटाइम के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो है। तो खासतौर से 56,000 करोड़ रुपए के आसपास में नौसेना की खरीद को मंजूरी मिली। इसके साथ साथ वायुसेना के लिए भी इस खरीद मंजूरी में क्या कुछ खरीदा जाएगा। लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन की बात हो, Su-30 MKI विमान की बात हो, ये भारतीय वायुसेना के लिए खरीद को मंजूरी दी गई है। तो ये अपने आप में उसको मजबूती देगा। थल सेना के लिहाज से भी इस 70,500 करोड़ रुपए की मंजूरी में क्या कुछ खरीदा जाएगा। धनुष गन की बात की जाए आर्टिलरी के लिहाज से K9 वज्र टी गन है, 155 mm कैलिवरी गन है, हाई मोबिलिटी व्हीकल्स है। इसके अलावा गन टोइंग वाहन, जो तमाम प्रकार की जो गन होती है उनको ले जाने के जो वाहन होते हैं वो भी खरीदने की मंजूरी सेना के लिए दी गई। इसके साथ साथ भारतीय तटरक्षक बल के लिहाज से भी इस रक्षा खरीद के तहत मंजूरी दी गई है। क्या कुछ खरीदा जाएगा भारतीय तटरक्षक के लिए। HAL के माध्यम से उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और MK3 खरीदने को मंजूरी मिली है। तो अपने आप में ये वो बड़ी तमाम चीजें हैं जिसके माध्यम से इस पूरी खरीद प्रक्रिया को तय किया गया है कि साहब ये खरीदा जाएगा। इसमें से अधिकांश चीजें हिंदुस्तान अपनी दम पर खुद बनाएगा, लेकिन जो ये साजो सामान खरीदने की बात की गई है उससे फायदा क्या होगा, किस तरह से हमारी तीनों अंगों की जो सेनाएं हैं या तटरक्षक बल है उनकी क्षमताएं बढ़ेंगी, उसका हम जिक्र करते हैं। अगर हम बात करें ब्रह्मोस मिसाइल के लिहाज से तो समुद्री हमले की क्षमताओं में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा एंटी सरफेस वॉरफेयर ऑपरेशन में, किसी भी प्रकार के ऑपरेशन में मदद मिलेगी। ब्रह्मोस मिसाइल अपने आप में एक बहुत उन्नत किस्म का हथियार है जिसको हासिल होने से नौसेना की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा अगर हम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिहाज से बात करें तो अपने आप में खोज बचाव अभियान हो, घायलों को निकालने की बात हो या इसके अलावा आपदा के राहत के मदद पहुंचाने की बात हो, इस प्रकार के जो तमाम मिशन होते हैं उसमें बहुत मदद करेगा ये यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, क्योंकि ये एक तरीके से किसी भी समय मौसम में मदद करने की स्थिति में होता है। साथ ही साथ शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात करें तो इससे क्या कुछ फायदा होगा, वो महत्वपूर्ण चीज है। दुश्मनों के ऑपरेशन से निपटने में नौसेना के जो पोत है और खास करके जो अग्रिम पंक्ति के पोत होते हैं उनको सक्षम बनाएगा किसी भी प्रकार के हमले से निपटने के लिए, और इनको बहुत ज्यादा सक्षम इस लिहाज से बनाएगा कोई भी काउंटर अटैक भी वो कर सकते हैं। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय तटरक्षक बल के लिहाज से जो उनको हेलीकॉप्टर्स दिए जाएंगे उसमें अगर बात की जाए तो HAL के हेलीकॉप्टर की खरीद से निगरानी क्षमताओं में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम है उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो एक बड़ी मदद मिलती हुई नजर आएगी। तो इसके साथ साथ कुछ और जो पूरे जो फैसले किए गए हैं उसके आखिर व्यापक तस्वीर क्या निकल के आती है। रक्षा खरीदी से आत्मनिर्भर भारत की ओर अगर बात की जाए तो इस साल 2022-23 में कुल लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए की टोटल रक्षा खरीदी की मंजूरी दी गई है। जो पूरी व्यवस्था है उसके तहत पूरी मंजूरी लगभग 1 साल की बात की जा रही है, 3.25 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी, और इसमें से 99% जो चीजें हैं वो भारतीय उद्योगों से ही खरीदने का जिम्मा किया गया। यानी कि न सिर्फ खरीदी होगी, सेनाओं को एक तरीके से सक्षम बनाया जाएगा, बल्कि भारतीय उद्योग इस प्रकार से सक्षम है कि उनसे ही खरीदा जाएगा और उसका फायदा भी साफ तौर से मिलता नजर आएगा। स्वदेशी रूप से डिजाइन किए हैं, विकसित और निर्मित उत्पादों को खरीद की प्रक्रिया
ये जो लगभग 3.25 लाख हजार करोड़ की जो पूरी व्यवस्था है उसके तहत इसके तहत की जाएगी, जो कि डिजाइन हिंदुस्तान में किया गया हो, विकसित किया गया हो और निर्मित भी जो रक्षा उद्योग का हो वो भारत के माध्यम से किया गया हो, उनकी खरीदी की बात साफ तौर से की जा रही है। इसके तहत भारतीय उद्योगों को बड़ा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जब आप डोमेस्टिक मार्केट से खरीद करेंगे तो जाहिर सी बात है लोगों को डिमांड सप्लाई के तहत पूरा एक अर्थव्यवस्था का फायदा मिलता है, वो फायदा मिलता नजर आएगा। और हम अगर अपनी दम पर कोई चीजें बना रहे हैं तो उसका फायदा हमारी सेनाओं को भी मिलता नजर आएगा। एक और महत्वपूर्ण चीज, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की एक रिपोर्ट बीते कुछ दिनों पहले आई थी, उसमें भी इस बात का जिक्र था। ये एक ऐसी संस्था है जो विश्व भर में काम करती है और अपने डिफेंस के क्षेत्र में उसकी एक साख है। उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि 2013 से 17 के मुकाबले 2018-22 में भारत के रक्षा आयात में लगभग 11% की गिरावट आई है। और यह गिरावट इसलिए आई है क्योंकि भारत ने अपनी दम पर अपने साजो सामान को बनाना शुरू कर दिया है। मेक इन इंडिया के माध्यम से स्वदेशी रक्षा उत्पादों का निर्माण हो रहा है और इस दिशा में बहुत तेज गति से बीते कुछ 8-9 सालों में काम किया गया है। और उसकी वजह से जो तमाम हम रक्षा साजो सामान इंपोर्ट करते थे उसमें 11% की कमी आई है। रूस से हथियार से आयात में 37% तक का एक तरीके से कमी आई है और ये 64% से घटकर लगभग 45% के आसपास आ गई है, क्योंकि परंपरागत तरीके से देखा जाए तो रूस सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश हुआ करता था हिंदुस्तान का रक्षा साजो सामान में, लेकिन हम जब अपनी दम पर बना रहे हैं तो रूस समेत तमाम अन्य देशों पर हमारी निर्भरता कम हुई है। इसके अलावा फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया। हाल फिलहाल में हमने 62 लड़ाकू विमान और 4 बड़ी पनडुब्बियां फ्रांस से खरीदी हैं। इसकी वजह से वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा जो है एक तरीके से आपूर्तिकर्ता देश बन गया। तो ये बड़ी बात है कि बीते 5 सालों में भारत ने जो डिफेंस इंपोर्ट है उसमें 11% की कमी आई है और ये 11% की कमी अपने आप में ये बताने के लिए बहुत बड़ा एक नंबर है कि ताकि हम मेड इन इंडिया के माध्यम से खुद स्वदेशीकरण के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रहे हैं रक्षा के क्षेत्र में और साथ ही साथ मेक फॉर वर्ल्ड को लेकर भी, क्योंकि भारत जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसमें एक बड़ा हिस्सा लगभग 70 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। यानी भारत अपनी क्षमताओं को विस्तार देता नजर आ रहा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ, लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रही हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। मैसूर सैंडल सोप। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC हर पल आपके साथ। ये किया बट नो हैंड वॉश। जर्म्स करेंगे आउट। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। सरकार ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरेडा को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी की आंशिक बिक्री से धन जुटाने के लिए IPO लाने की भी मंजूरी दी है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। IPO एक तरह सरकार की हिस्सेदारी कम करने और लोगों को राष्ट्रीय संपत्ति में हिस्सेदारी हासिल कर लाभ कमाने का अवसर प्रदान करेगा। इसके अलावा यह इरेडा को सरकारी खजाने पर निर्भर हुए बिना विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए पूंजी जुटाने में भी मदद करेगा। CCES ने
हरित ऊर्जा के लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से एनटीपीसी लिमिटेड को अपनी अनुशंसी हरित ऊर्जा कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में निवेश करने के लिए उसे महारत्न का दर्जा प्राप्त केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों का निवेश का अधिकार देने संबंधी वर्तमान दिशा निर्देशों में छूट दी है। सीसीईए ने एनटीपीसी, रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड एनआरईएल और उसके अन्य संयुक्त उद्यमों तथा अनुषंगी कंपनियों में एनजीईएल के निवेश के लिए भी छूट दी है। ये छूट 5,000 करोड़ रुपए की मौद्रिक सीमा से ऊपर 7,500 करोड़ रुपए तक के लिए होगी। संसद की कार्यप्रणाली में सांसदों के सवाल और मंत्रियों के जवाब अपना विशेष स्थान रखते हैं। मौखिक सवाल जवाब तो सार्वजनिक तौर पर प्रसारित होते हैं, लेकिन समय के अभाव में कारण कई सवालों का सिर्फ लिखित में ही जवाब दिया जाता है। आइए आज के कुछ अहम लिखित सवालों और उनके जवाबों से आपको वाकिफ कराते हैं। संसद की कार्यवाही लगातार 5वें दिन भी सामान्य रूप से नहीं चल सकी, लेकिन कई अहम मुद्दों पर लिखित जवाब में सरकार ने सदन को महत्वपूर्ण जानकारी दी। लोकसभा में एक लिखित जवाब में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि पीएमएबीएचआईएम के केंद्रीय क्षेत्र के घटक के तहत 12 केंद्रीय संस्थानों में 150 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉकों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। पीएमएसएसवाई के तहत 22 नए एम्स की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है, जो सुपर स्पेशलिटी सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके अलावा पीएमएसएसवाई के अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक ट्रॉमा सेंटर की स्थापना के माध्यम से मौजूदा सरकारी चिकित्सा कॉलेजों संस्थाओं के अपग्रेडेशन का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न चरणों में अब तक 75 परियोजनाएं अनुमोदित की जा चुकी हैं। एक सवाल के लिखित जवाब में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में बताया है कि टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटना निगरानी के आधार पर हृदय संबंधी अचानक मृत्यु और कोविड-19 टीकों के बीच संबंधों का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक सवाल के लिखित जवाब में लोकसभा को बताया है कि स्वास्थ्य बजट में लगातार उल्लेखनीय वृद्धि की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए बजट आवंटन वर्ष 2017-18 में 47,353 करोड़ रुपए से 82% बढ़कर साल 2023-24 में 86,175 करोड़ रुपए हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य में सार्वजनिक निवेश को जीडीपी के 2.5% तक पहुंचाने की परिकल्पना की गई है। केंद्र ने राज्यों को स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन को प्राथमिकता देते हुए स्वास्थ्य बजट में हर साल 10% की वृद्धि करने को भी कहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में बताया है कि सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या में और एमबीबीएस सीटों में खासी वृद्धि की है। और 3 दिन चली G20 शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक आज खत्म हो गई, जिसमें कौशल विकास, साक्षरता और तकनीक जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं सिक्किम में G20 सदस्य और आमंत्रित संगठनों और अन्य देश के प्रतिनिधि स्टार्टअप बैठक के लिए गैंगटोक पहुंच गए हैं। बैठक में 200 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। G20 की शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक अमृतसर में संपन्न हो गई। बैठक का उद्देश्य शोध और नवोन्मेष को बढ़ावा देने पर रहा। यहाँ 3 दिवसीय बैठक में क्षमता निर्माण, भविष्य को देखते हुए कौशल विकास, साक्षरता और तकनीक को सुनिश्चित करने पर जोर रहा। The research working group, it was, I think, universally accepted that there is a need to create a forum to ensure that universities, it could be G20 universities, to create a platform or a collaboration amongst them to ensure that you have more joint research happening amongst these institutions. भारत की अध्यक्षता में शिक्षा क्षेत्र में समुदाय की भागीदारी, भविष्य और वर्तमान चुनौतियों के समाधान के लिए शोध नवोन्मेष को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। We have emerged from almost a long COVID-19 period. Our schools have been shut. I think there have been learning losses across the country. Every country has had learning losses. So we are also discussing how do we do things so as to plug that learning loss to make our children achievements better than what it has been in the past. शेरपा ट्रैक की इस कार्य समूह में 28 देशों के 58 प्रतिनिधियों ने शिरकत की। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और विशेष आमंत्रित देशों ने भी इसमें शिरकत की। बैठक में अंतिम दिन प्रतिनिधियों ने G20 की शिक्षा कार्य समूह की रिपोर्ट पर चर्चा की।
I think it's been a great meeting, and I see a lot of positive attitude between all members. We all want to contribute and find common solutions, because the thing is that lately we are facing so many common problems in many fields, of course, but in the field of education. The fact that all these different countries and their different issues come together, discuss, share knowledge, and also partake in the common development goals such as the SDGs, and for myself interested in education, SDG 4 and quality education through lifelong learning. प्रतिनिधियों ने स्वर्ण मंदिर का दौरा कर भारतीय सांस्कृतिक विविधता को करीब से भी जाना। अमृतसर में हुई इस एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक में जो रिसर्च और इनोवेशन और फंक्शनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को लेके आपसी सहयोग की आम सहमति बन पाई, ये वैश्विक एजुकेशन एजेंडा के रीसेट में एक अहम कड़ी साबित होगी। वहीं सिक्किम में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित संगठनों और अन्य देशों के प्रतिनिधि स्टार्टअप की बैठक के लिए गैंगटोक पहुंच गए हैं। बैठक में 200 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। प्रतिनिधियों ने IT, इंफ्रा, रिन्यूएबल एनर्जी, कौशल विकास के क्षेत्र में तकरीबन 1000 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर उम्मीद जताई है। गैंगटोक में शुरू होने वाली बैठक में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं बैठक स्थल पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। यहाँ ऑर्गेनिक उत्पादों को प्रमुखता दी गई है। अमृतसर से अमृतपाल सिंह और गंगटोक से मेघना देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। जब फरवरी में हर साल बोर्ड परीक्षा का दबाव बच्चों के दिमाग में रहता है, तो प्रधानमंत्री बच्चों से बात करते हैं, उनके मानसिक दबाव को कम करने का प्रयास करते हैं। 21 फरवरी 2015 को प्रसारित हुए मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने बहुत से बच्चों को ये समझाने में मदद की थी कि परीक्षा दबाव नहीं है, उससे घबराना नहीं चाहिए। कभी कभार ऐसा नहीं लगता है कि हम ही परीक्षा को एक बोझ बना देते हैं घर में, और बोझ बनाने का एक कारण जो होता है ये होता है कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो यार दोस्त हैं, उनका बेटा या बेटी हमारे बेटे के बराबरी में पढ़ते हैं। अगर आपका बेटा 10वीं में है और आपके रिश्तेदारों का बेटा 10वीं में है, तो आपका मन हमेशा इस बात को कंपेयर करता रहता है कि मेरा बेटा उनसे आगे जाना चाहिए, आपके दोस्त से बेटे से आगे होना चाहिए। छब्बीस मार्च को मन की बात कार्यक्रम का 99वां अंक होगा। प्रधानमंत्री मोदी लोगों से कार्यक्रम के बारे में सुझाव को जारी रखने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि 26 मार्च को मन की बात कार्यक्रम का 99वां अंक होगा। सामाजिक बदलाव से जुड़े कई प्रेरणादायक सकारात्मक प्रयासों और सुझावों को लोग साझा कर रहे हैं। अपने सुझावों को MyGov या नमो ऐप पर या 1800117800 पर दर्ज कराएं। अमेरिका में एक के बाद एक बैंक के डूबने के बाद पूरी दुनिया में बैंकिंग सिस्टम को लेकर एक बार फिर से नई बहस शुरू हो गई है। लेकिन अमेरिका में शुरू हुई इस दिक्कत का असर भारत पर नहीं पड़ेगा, इसको लेकर सरकार स्पष्ट कर चुकी है। इस बीच बेहतर बैंकिंग प्रबंधन के लिए RBI के गवर्नर को पुरस्कार भी मिला है। अमेरिकी बैंकिंग सेक्टर का संकट गहराता जा रहा है। सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के डूबने के बाद एक और बैंक भी बंद होने की कगार पर है। बीते 5 दिन में अमेरिकी बैंक फर्स्ट रिपब्लिकन बैंक के शेयर काफी गिर चुके हैं। एक महीने में यह गिरावट 70.30% की रही। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी जिन 6 अमेरिकी बैंकों को अंडर रिव्यू रखा था, उसमें फर्स्ट रिपब्लिकन बैंक का नाम भी शामिल था। हालांकि फर्स्ट रिपब्लिकन बैंक ने पर्याप्त नकदी होने का दावा किया है, लेकिन यह दावा निवेशकों पर असर नहीं डाल सका है और निवेशकों ने धड़ाधड़ बैंक के शेयर बेच दिए हैं। इस बीच अमेरिका में तीसरे बैंक के डूबने से बचाने के लिए 11 बैंकों का एक समूह आगे आया है। फर्स्ट रिपब्लिकन इस बार अपने प्रतियोगी द्वारा बचाए जाने वाले नवीनतम बैंक बन गया है। 11 उधारदाता बैंकों के एक समूह का कहना है कि वह फर्स्ट रिपब्लिकन बैंक को जमा और पूंजी के तौर पर $30 अरब की सहायता देंगे, जिसके तहत बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप,
JP मॉर्गन चेज और वेल्स फार्गो $5 बिलियन जमा करेंगे। वहीं गोल्डमैन सैच एंड मॉर्गन स्टैनली $2.5 बिलियन जमा करेंगे। अतिरिक्त $5 अरब 5 अन्य बैंकों की ओर से दिए जाएंगे। अमेरिकी वित्त मंत्री फेड चेयरमैन ने बैंकों के इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि बड़े बैंकों के एक समूह द्वारा यह समर्थन स्वागत योग्य है। अमेरिका में हो रहे बैंकिंग संकट का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर होता नहीं दिख रहा है। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक और HDFC बैंक को सिस्टमैटिकली इंपोर्ट बैंक करार दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि RBI ने इन बैंकों को अपनी आंतरिक स्थिति को और मजबूत करने का निर्देश दिया है, जिससे भविष्य में ऐसी किसी भी मुश्किल से आसानी से निपटा जा सके। इस बीच भारत सरकार में राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास स्टार्टअप सिस्टम की ओर से कुछ सिफारिशें भेजी हैं। गौरतलब है कि सिलिकॉन वैली बैंक संकट की वजह से भारत में स्टार्टअप्स के ऊपर कुछ संकट बताया जा रहा था। राज्य मंत्री ने वित्त मंत्री से सिफारिश की है कि भारत के स्टार्टअप के लिए भारतीय बैंकों में और ज्यादा सुविधाएं दी जाएं, जिससे वे भारत में बैंकों से कर्ज लेने के लिए प्रोत्साहित हों। उन्होंने कहा कि भारत में बैंकिंग व्यवस्था मजबूत स्थिति में है और फिलहाल ऐसे किसी भी संकट की कोई संभावना नहीं दिखती। खबर खेल के मैदान से भारत ने 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 189 रन का लक्ष्य रखा था। भारत की शुरुआत खराब रही और ईशान किशन 3 रन बनाकर स्टोइनिस का शिकार बने। विराट कोहली भी 4 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव अपना खाता खोलने बिना ही लौट गए। कप्तान हार्दिक पांड्या भी अच्छी शुरुआत के बाद 25 रन ही बना सके। इसके बाद KL राहुल और रविंद्र जडेजा ने भारतीय पारी को संभाला और रन बनाना जारी रखा। दोनों ने छठे विकेट के लिए नाबाद 108 रन की साझेदारी निभाई। इस बीच राहुल ने अर्धशतक पूरा किया। स्टार्क की गेंद पर चौका लगाकर रविंद्र जडेजा ने टीम को 5 विकेट से जीत दिला दी। राहुल 75 और जडेजा 45 रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 35 ओवर और 4 गेंद में 188 रन बनाकर ही आउट हो गई। और जाते जाते आपको छोड़ जाते देश कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर फटाफट अंदाज में आप देखिए खबरें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में भूमि संवाद फोर्स का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि तकनीक के माध्यम से भूमि अधिग्रहण जैसे कार्यों में पारदर्शिता आएगी। अभी इस योजना से केवल 321 जिले जुड़े हैं, जिन्होंने अपने जिलों में बैंकों, राजस्व और रजिस्ट्री को तकनीक से जोड़ा है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय आज से वाराणसी में 2 दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन पर्यटन मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। बैठक के दौरान SCO सदस्य देशों के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग के विकास को लेकर संयुक्त पर्यटन कार्य योजना को अपनाया जाएगा। काशी को SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। विदेश मंत्री S जयशंकर दिल्ली में आज श्रीलंकाई वास्तुकार जियोफ्रे बावा प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी दोनों देशों के बीच संबंधों को और बढ़ावा देगी। भारत की मदद से निर्मित जाफना संस्कृति केंद्र एक भारत और श्रीलंका के अच्छे संबंधों का उदाहरण है। भारत में हर साल दूध उत्पादन में 6% की वृद्धि को देखते हुए देश को अपने दूध उत्पादन के लिए विदेशों में बाजार तलाशने की जरूरत है। गुजरात के गांधीनगर में इंडियन डेयरी एसोसिएशन द्वारा आयोजित 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन और एक्सपो को संबोधित करते हुए रमेश चंद ने कहा कि विदेशों में आपूर्ति श्रृंखला बनाने की जरूरत है, जिस तरह से देश में किया गया है। उन्होंने कहा कि एक समय हम अमेरिका की तुलना में कम दूध का उत्पादन कर रहे थे, आज हम अमेरिका के मुकाबले 2 गुने दूध का उत्पादन करते हैं। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ, और वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत।